Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 2 from our third unit, and the name of the unit is magnetic effects of currents and magnetism. So students, the topic we are going to do today is Biot-Savart law. बायोट-सावर्ट लॉ आज हम टॉपिक करेंगे। बेटा बायोट-सावर्ट लॉ किस चीज के लिए बना है? बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बना है। और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से देखा कि एक करंट कैरिंग वायर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से तो आता ही है, लेकिन करंट कैरिंग वायर्स भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये ऑस्टेड ने प्रूव किया था 1820 में। ओके, तो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या लॉ जो है वो बायोट-सावर्ट लॉ कहलाता है। सो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी विल कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप। बेटा ऑस्टेड ने तो स्ट्रेट वायर लिया था, ठीक है, अब हम किसी भी शेप का लेते हैं। वी विल कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप। सपोज ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, इट इज कैरिंग अ करंट आई। ये कोई भी एक कंडक्टर है कैरिंग अ करंट आई। ओके, अभी मैं इसका एक छोटा सा लेंथ लूंगा। सपोज ये मैंने छोटा सा लेंथ लिया है, अ वेरी स्मॉल लेंथ mm, very small length. ठीक है, so this length is considered as elemental length. elemental length क्या है वो? mm, और उसकी लेंथ क्या लिखी है हमने? dl. dl is the length. ओके, लेंथ इसकी हमने dl लिखी है, वेरी स्मॉल। एलिमेंटल लेंथ मतलब वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक, इस स्मॉल लेंथ में करंट का डायरेक्शन आप मार्क कर सकते हो। करंट का डायरेक्शन ये होगा। सो द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस ना, तो करंट का डायरेक्शन हमने मार्क कर लिया आई। ठीक है, अभी मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट निकालना है। ओके, इसको हम बोलेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, सो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा एट अ गिवन पॉइंट, और मान लो वो पॉइंट है यहां पर P। सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं बेटा। From this current element, the distance of the point P is R. Okay, ये distance of the point P है। जो लाइन करंट एलिमेंट से P पॉइंट तक ज्वाइन करेगी, अगर आप इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर मार्क करेंगे तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब MP अगर पूरा वेक्टर मार्क कर लिया तो दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर मार्क कर रहे हैं तो लेट दैट यूनिट वेक्टर इज आर कैप। ये यूनिट वेक्टर आर कैप है, पूरा मैग्नीट्यूड आर है ना, तो यूनिट वेक्टर मैंने आर कैप ले लिया। ठीक है, तो मुझे पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, इट इज नोन एज करंट एलिमेंट। ओके, क्योंकि करंट एलिमेंट स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत कम वैल्यू वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड विल बी वेरी स्मॉल। सो हम देखेंगे अब कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज dB। dB मतलब वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है यहां। ओके, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर P पॉइंट पर। सो बायोट एंड सावर्ट, दीज वर टू साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ नाम है इसका। बायोट और सावर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि दिस मैग्नेटिक फील्ड dB, दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, फर्स्ट पॉइंट
is directly proportional to the amount of the current flowing in the elemental length. ठीक है, flowing in the elemental length. याद रखना, हम मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर से नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इस स्मॉल लेंथ से निकाल रहे हैं, mm. ओके, सो करंट फ्लोइंग इन द स्मॉल लेंथ I, जो भी होगा उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फर्स्ट पॉइंट. They also observed that this magnetic field is directly proportional to the length of this current element. ये जो करंट एलिमेंट है इसकी जो भी लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड. मींस जितनी ज्यादा लेंथ होगी इस वायर की उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट द पॉइंट P. ओके, थर्ड पॉइंट दे फाउंड दैट the magnetic field is directly proportional to, now listen carefully to my words, magnetic field is directly proportional to sine of the angle. कौन सा एंगल भाई, कौन सा एंगल, एंगल मार्क करते हैं पहले हम. It is directly proportional to sine of the angle, this angle theta. ये किस किस के बीच में बना है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे बेटा, मैं यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर MP, इसको आप अगर R से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैंने मार्क नहीं किया डायग्राम में लेकिन लिख दिया है यहां पर. ठीक है, मतलब अगर आप इस पूरी लाइन पर यहां एरो बना दो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा MP. सो इट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन में जो भी. ठीक है, सो dV क्या है, dV is directly proportional to sine of the angle between the displacement vector and the direction of the current. पूरा स्टेटमेंट लिखना है. ओके, फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन दे फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance of the point of observation from the current element, of the point of observation from the current element, या from the small length लिख सकते हो या from elemental length लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ये चार पॉइंट्स बायोट एंड सेवर्ट ने ऑब्जर्व किए एंड देन दे कंबाइन दीज फोर फैक्टर्स इनटू वन फॉर्मूला. क्या था वो फॉर्मूला या एक्सप्रेशन, कंबाइनिंग all factors dV is proportional to, proportional है ना सारे, I dl sin theta है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों न्यूमरेटर में जाएंगे. I dl sin theta और नीचे क्या है r स्क्वायर है नीचे. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. दिस इज म्यू. ओके, दिस सिंबल इज म्यू, ग्रीक लेटर पढ़ेंगे क्या, mu म्यू, इस तरह पढ़ेंगे इसको म्यू. ठीक है, बनाएंगे बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है. सो दिस ग्रीक लेटर इज म्यू, नीचे छोटा सा जीरो बनाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. बाकी पूरा ये फॉर्मूला जो अभी आया हमारे पास I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज बायोट सेवर्ट लॉ. बायोट सेवर्ट लॉ है. ओके, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं. बेटा बायोट एंड सेवर्ट observe that the magnitude of the magnetic field, magnitude लिख रहे हो उसका, याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था जैसे वेक्टर क्वांटिटी, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ is directly proportional to the current flowing in the elemental length, is directly proportional to the length of that elemental length या length of the current element. It is directly proportional to the sine of the angle between the displacement vector and the direction of current in the elemental length, and it is inversely proportional to the square of the distance of the point of observation from the elemental length. ठीक है, point of observation हमारा P है.
Combining all these vectors, we get this and then this, where mu naught upon 4 pi is क्या है बच्चों? mu naught upon 4 pi है, mu naught upon 4 pi is constant of proportionality, और mu naught का क्या नाम है? mu naught is known as permeability of फ्री स्पेस। मींस ये जो सारा ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ये फ्री स्पेस मीडियम में कर रहे हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम, एयर भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारा ऑब्जर्वेशन जो बायोट एंड सेवर्ट ने किया ये फ्री स्पेस में किया या वैक्यूम में किया। इट मींस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द मीडियम इज फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, mu naught is known as permeability of free space, और mu naught की वैल्यू क्या है? mu naught की वैल्यू लिखते हैं mu naught upon 4 pi की पूरे की वैल्यू लिख देते हैं। mu naught upon 4 pi की वैल्यू they found out कि वैल्यू exactly 10 to the power minus 7 है, and the unit is टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये टेस्ला क्या है आ जाएगा इस चैप्टर में, अभी यूनिट याद करो आप। टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज द एसआई यूनिट फॉर mu naught upon 4 pi, याद कर लीजिए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mu naught? तो mu naught की वैल्यू क्या होगी? 4 pi को इधर ले आओ, 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, mu naught क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब था कि ये गिवन मीडियम जिसकी वैल्यू वो है, जैसे कि फ्री स्पेस की वैल्यू वो है, मतलब गिवन मीडियम कितनी परमिशन देता है अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसे यहां पर परमिएबिलिटी का मतलब है, परमिएबिलिटी ऑफ अ गिवन मीडियम का मतलब है कि ये मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए अपने अंदर, ठीक है। सो यहां तक ये आपका पूरा बायोट सेवर्ट लॉ हुआ, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों से बढ़िया, ओनली मैग्नीट्यूड है कैलकुलेटेड, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? फर्स्ट लेक्चर याद करो क्या बताया था डायरेक्शन के लिए। अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देखो फिर से, सपोज ये एक वायर है या करंट कैरिंग एलिमेंट है एंड द करंट इज वर्टिकली अपवर्ड। So hold this wire, imagine that you are holding the wire, सच्ची मुच्ची मत पकड़ लेना, शॉक लग जाएगा, ठीक है। Imagine that you are holding this wire with the thumb in the direction of the current and the direction of the curling fingers will give you the direction of magnetic field at a given point. अब सोचो, suppose ये वायर है और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसे दे दीजिए, this is a current carrying wire carrying current in the upward direction vertically upward। मेरे को करंट चाहिए, सपोज यहां कोई एक पॉइंट है P at this point, यहां मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। यहां पर है कोई पॉइंट P, तो मैं क्या करूंगा? मैं इमेजिन करूंगा कि मैंने इसको ग्रैस्प कर लिया, पकड़ लिया विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड से पकड़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिंगर्स जब कर्ल करेंगे लाइक दिस, तो इमेजिन करो मेरी फिंगर्स जब घूमेंगी तो इस पॉइंट से कैसे आएंगी, लाइक दिस। देखो जैसे घूमकर आएंगी तो फिंगर टिप्स का क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है फिंगर टिप्स का, ठीक है। ये डायरेक्शन है मतलब आपकी तरफ, मींस अगर मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसा डायरेक्शन है कुछ इस पॉइंट पर। और अगर पॉइंट इधर होगा तो फिंगर्स कहां जा रही है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किसी भी स्ट्रेट वायर से या किसी भी वायर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया जाएगा, वही यहां अप्लाई करो। इमेजिन कि आपने इस छोटे से एलिमेंट को राइट हैंड से पकड़ा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो उंगलियां कहां जाएंगी? बी पॉइंट से बोर्ड के अंदर। आप पेपर पे कर रहे हैं तो पेपर के अंदर जाएंगी, ठीक है, बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के प्लेन से 90 डिग्री पर अंदर जाएंगी। सो इस डायरेक्शन को कैसे मार्क करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा, परपेंडिकुलरली इनवर्स जो भी डायरेक्शन होंगे उनके लिए आप यूज करोगे सर्कल के अंदर क्रॉस, सर्कल के अंदर क्रॉस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सिंबल लगा दिया, ओके।
और अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता तो सर्कल के अंदर डॉट लगाते, याद रखना है आपको। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, मैंने आपके अकॉर्डिंग लिख दिया प्लेन ऑफ पेपर। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बायोट-सेवर्ट लॉ, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस रूल। ठीक, सो बेटा ये कॉपी करें अभी आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें भी। यस स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो आपने सीखा बायोट-सेवर्ट लॉ में वो है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट से, एक छोटे से एलिमेंट ऑफ लेंथ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्शन अभी हमारे इस केस में, इस पॉइंट P के लिए डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कितना करंट जा रहा है छोटी वाली लेंथ में, उस लेंथ की लेंथ, उस वायर की लेंथ कितनी है, एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच में। याद रखिए, एंगल बिटवीन, सिर्फ एंगल याद करने से कुछ नहीं होगा, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना ही लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये पूरा r, जिसकी लेंथ r है, मैग्नीट्यूड r है, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में r कैप, as shown earlier, r कैप। ओके, सो दिस इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखो, तीन फैक्टर हुए, चौथा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। ओके, जब ये चार चीजें आपके पास होंगी, आप मैग्नेटिक फील्ड का आंसर दे सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड का और उसके डायरेक्शन का भी, डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला कुछ इस तरह आएगा, dv इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर तो लगेगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, I अपॉन r स्क्वायर dl क्रॉस r कैप, dl क्रॉस r कैप। ये ब्रैकेट डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड तो यहां से आ गया, ये ब्रैकेट डायरेक्शन बताएगा, dl क्रॉस r कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड का एक पार्ट यहां पर भी है, dl की मैग्नीट्यूड होगी कुछ, याद रखो। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पर्टिकुलरली यहां से आएगा, मैग्नीट्यूड म्यू अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, dl से मैग्नीट्यूड आना है थोड़ा सा। ओके, बाकी dl क्रॉस r कैप हमें डायरेक्शन बताएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, एक प्लेन है जिस प्लेन में दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक तो r कैप या r एक ही बात है, यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, ये वाला वेक्टर, एंड एक है dl वेक्टर ये होगा, dl का डायरेक्शन क्या लोगे, लेंथ तो ये है, इधर को या इधर को, dl का डायरेक्शन लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
the direction of dl is along the direction of current. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. The direction of dl is along the direction of current. ओके, याद कर लो इसको. तो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, दो वेक्टर्स हैं. ये दो वेक्टर्स एक प्लेन में हैं. एक वेक्टर ये रहा आर कैप और दूसरा वेक्टर ये रहा dl. सो बच्चों ये एक प्लेन बना. ये कौन सा प्लेन है? ये पेपर का प्लेन, बोर्ड का प्लेन. ठीक है. इस प्लेन के, इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r. ओके, इन वर्ड्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो. डायरेक्शन ऑफ magnetic field is perpendicular to the plane containing vector dl and vector r cap. r cap लिख लो या r वेक्टर लिख लो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है उसमें. यहां फॉर्मूले में मत लिख देना r वेक्टर, यहां r cap ही रहेगा. तो ये आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल और आर कैप का. 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सीखे थे. और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड. मान लो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी. दीज आर द टू वेक्टर्स. याद है ए बी. तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? ए क्रॉस बी का. ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. तो मेरी तरफ आ रहा है ना, मतलब ए बी का जो प्लेन है उससे देखो परपेंडिकुलरली इनवर्ट ऐसे आ रहा है. ए क्रॉस बी मेरी तरफ आ रहा है, तो ए बी का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलरली इनवर्ट आ रहा है मेरी तरफ, मेरे अकॉर्डिंग इनवर्ट. ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट आ रहा है. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. सेम इज हियर. ए क्रॉस बी की जगह डीएल क्रॉस आर कैप. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर कैप. क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट उन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर आता है जिन दोनों वेक्टर्स को आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो. 11th क्लास का छोटा सा रिजल्ट यहां काम आ रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाई 11th क्लास के बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल थ्रू आउट योर स्टूडेंट लाइफ. ओके, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे. और फिजिक्स, अगर तुमने फिजिक्स का हाथ थामा है तो फिजिक्स तुम्हें छोड़ेगी नहीं, फिर तुम पढ़ते रहोगे फिजिक्स. समझ गए? तो इट मींस dl क्रॉस r कैप का मतलब है कि ये जो db है ना, db मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन dl और r जिस प्लेन में आते हैं उससे परपेंडिकुलर है. वो तो ये कहा है, ये प्लेन है dl और r का, इसके परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलरली इनवर्ट. अब परपेंडिकुलर में इनवर्ट करें या आउटवर्ट करें ये तुम्हें राइट हैंड बताएगा. ये तुम्हें राइट हैंड बताएगा. ठीक है, कैसे? देखो dl क्रॉस r ही तो करना है. dl क्रॉस r, dl से r की तरफ उंगलियां घुमाओ. dl ये रहा, dl लिख ही देता हूं मैं यहां पर. ये dl है, I dl पूरा लिख दिया मैंने. dl से r की तरफ उंगलियां घुमाओ, थंब इन्वर्ट गया, वो तो आ रहा है इन्वर्ट. चाहे वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से देख लो dl क्रॉस r करके, तब भी वही आ रहा है. चाहे राइट हैंड थंब रूल लगा लो कि इमेजिन करो तुमने ये पकड़ा सीधा से तो उंगलियां भी अंदर को ही जा रही हैं. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कोई सा भी रूल लगाओ, आपका आंसर उसी डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, सो यू मे फॉलो एनी ऑफ द रूल, राइट हैंड थंब रूल या क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, जो आपका मन करे. राइट हैंड थंब रूल ज्यादा लगेगा इस चैप्टर में, मैं अभी बता रहा हूं. ठीक, सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला. क्या मैं इससे वापस ये मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. बेटा ये पता होना चाहिए बस आपको कि a क्रॉस b को हम क्या लिखते थे? a b sin थीटा इनटू अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b. ये लिखते थे ना, मतलब मैग्नीट्यूड क्या था? मुझे इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड था a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b. तो dl क्रॉस r कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? dl का मैग्नीट्यूड r कैप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. r कैप का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच में साइन ऑफ द एंगल, इन दोनों के बीच में साइन ऑफ द एंगल है थीटा, तो साइन थीटा. मींस dl क्रॉस r कैप का आंसर आता है dl sin थीटा.
बस बाकी तो वही लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डीवी का मैग्नीट्यूड। यही तो है, आ गया ना वापस, ठीक है। सो इससे ये लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ही मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला फॉर बायोट-सावर्ट लॉ। ये बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्मूला है। ओके, अगर आप इस फॉर्मूला में आर कैप की जगह वेक्टर आर लिखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस करेंगे आर कैप को फॉर्मूले से। यही फॉर्मूला होता है, आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन आर लगाओगे तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा। लिख कर देख सकते हो, बहुत सी बुक्स में ऐसे ही लिखा है, नीचे आर क्यूब दिखेगा। तो गलती से ये मत सोचना कि बायोट-सावर्ट लॉ तो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बेटा डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। वो एक आर ऊपर भी है, अगर नीचे आर क्यूब लिख रहे हो तो एक आर ऊपर भी है उसमें, ठीक है। सो इन चीजों को अवॉइड करें आप, ऐसी चीजें कंफ्यूज कभी कभी कर देती हैं। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P फ्रॉम द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट लॉ की कहानी तो फिनिश हुई, जो समझना था आपको, ठीक है। अभी कुछ बातें और करनी है। वेक्टर फॉर्म पहले कॉपी करो, फिर वो बातें आपको बताऊंगा, एंड देन वी विल फिनिश द क्लास टुडे। बस आज इतना ही है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो याद होगा, भूले तो नहीं होंगे अभी। कूलम्स लॉ, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। चलो एक चार्ज बना ही लेते हैं, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन से लॉ से आता था? कूलम्स लॉ से। तो लिखा था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कूलम्स लॉ से लिखा था। चलो लिखा था, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। बाकी था आपका Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है इस dB के लिए मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। ये तो है कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे यहां पर कांस्टेंट ऐसे यहां पर कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। बस यहां से पूरा नीचे आ रहा है, वहां पर म्यू नॉट ऊपर है, 4 पाई नीचे है। बाकी चीजें हैं I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। चलो कुछ चीजें देखते हैं। ये आया कूलम्स लॉ से और ये आया बायोट-सावर्ट लॉ से, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या ड्यू टू अ चार्ज, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम स्पेशल नेम दे रहे हैं करंट एलिमेंट, ओके। स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर इज करंट एलिमेंट, ठीक। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहले सिमिलरिटीज देखते हैं। सिमिलरिटीज क्या है स्टूडेंट्स? दोनों ही फील्ड लॉन्ग रेंज तक लगते हैं, लॉन्ग रेंज तक, दूर तक जाते हैं, ठीक है। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर तक जाता है, बिल्कुल इस तरीके से करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर तक लगता है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी कर दोगे, मतलब इनफाइनाइट कर दोगे, तभी तो इजी होगा। सिमिलरली जब तुम आर की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दोगे, मतलब इनफाइनाइट कर दोगे, तभी तो डी भी जीरो होगा, ठीक है ना। इट मींस बहुत दूर जाने पर, ये पॉइंट भी बहुत दूर चला जाएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जब ये पॉइंट भी बहुत दूर चला जाएगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो हो जाता है। इट मींस दोनों ही क्या है? लॉन्ग रेंज, दोनों फील्ड लॉन्ग रेंज है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। एक डिफरेंस हुआ। दूसरा, सॉरी, एक सिमिलरिटी हुई। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दोनों पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। अगर आप बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था। ठीक वैसे ही बहुत सारे वायर्स यहां रखे हो और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, सबका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर दो, आंसर आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट P। दोनों पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। दो सिमिलरिटीज, ठीक है। लॉन्ग रेंज है बिकॉज़ दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दोनों पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। सिमिलरिटीज के बाद डिफरेंसेस पर आते हैं। डिफरेंसेस क्या है? पहला
डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सोर्स की बात करते हैं, सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का और सोर्स मैग्नेटिक, डी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डी सिंबल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, पहले लेक्चर में भी बताया था। सोर्स की बात करते हैं। सोर्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे ये चार्ज नहीं होता तो यहां फील्ड कहां से आता पी पॉइंट पर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज तो स्केलर था ना, स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर जो सोर्स है वो करंट कैरिंग वायर है। अगर सही स्पेसिफिक टर्म बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। एंड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज तो है Q, ये रहा, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट एलिमेंट होता है IDL एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देख लो DL पे वेक्टर लग रहा है, IDL पूरा करंट एलिमेंट कहलाता है। सिर्फ DL बोलोगे तो दिस इज एलिमेंटल लेंथ, लेकिन करंट एलिमेंट अगर आप बोल रहे हैं तो I जो करंट उस लेंथ में फ्लो कर रहा है उस I को मल्टीप्लाई कर दो DL से, IDL इज करंट एलिमेंट, और ये करंट एलिमेंट है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोचो आप, अगर करंट एलिमेंट में दो पार्ट है, DL लेंथ हटा दो तो वायर खत्म, वायर खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, और वायर तो है करंट नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो the source of magnetic field is current element which is a vector quantity, while the source of electric field is electric charge which is a scalar quantity। डिफरेंस हो गया एक, ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस इनके डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे लगा है। देखो ये r डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम्हें मार्क करना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, this is the displacement vector r from the source to the point of observation, ये होता है displacement vector। वैसे तो यहाँ भी मार्क किया हुआ है from the source, source क्या है current element, to the point of observation, ये displacement vector है m से p तक, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये displacement vector है o से p तक, अगर ये पॉइंट o है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लाइन के अलोंग होगा, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा तब भी इस लाइन के अलोंग है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगा तब भी तो इसी लाइन पे आएगा वो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पूरा नाम लिख देना। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से परपेंडिकुलर है, देख लो, देख लो इस लाइन से परपेंडिकुलर इनवर्ट इनटू द बोर्ड है ना, तो जो परपेंडिकुलर इनवर्ट वाली लाइन जाएगी वो 90 डिग्री एंगल तो बना रही है, दिस लाइन दिस फिंगर, ठीक है, ये इससे फिंगर ये वाली 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू r होता है, और प्रॉपर्ली स्पीकिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, प्रॉपर्ली ये बोलेगा perpendicular to the plane containing dl and r कैप लिख लो या r वेक्टर लिख लो, कोई बात नहीं। डिफरेंस नंबर 2 हो गया, ठीक है। एक डिफरेंस और है, वो क्या डिफरेंस है बेटा, एंगल पर डिपेंडेंस। देखिए इसके फॉर्मूले में एंगल आता है, इसके फॉर्मूले में एंगल नहीं आता, तो डिपेंडेंस ऑन एंगल, डिपेंडेंस ऑन एंगल, ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एंगल। तो ये डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज हो गई, डिफरेंसेस हो गए, ठीक। अब आप मेरे को इस डायग्राम में ये बताओ, चलो मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं, ये वाला, सपोज दिस पॉइंट इज x, x पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 12 समझ लो, तुम्हारे सामने लिखा है, वीडियो पॉज करके सोच लो 2 मिनट, 2 मिनट बाद देखते हैं फिर इसको। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x, वीडियो पॉज करके सोच लो, अरे सोच लिया करो बेटा, यही वेट करते रहोगे कि मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं, देखो आप फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ोगे
जब ये P पॉइंट यहां आ जाएगा तो इट मींस ये R जो है ये भी तो यही बनेगा, ये R भी यही बनेगा। ये तो अरे P पॉइंट यहां आ गया, x पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन x है, पहले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां था, अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही बनेगा ना। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल क्या है, दोनों एक ही लाइन पर है, जीरो। साइन जीरो करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो। ओके, ऐसे ही इस लाइन पर कहीं भी ये पॉइंट हो आंसर विल बी जीरो, चाहे यहां हो इधर की तरफ और चाहे पीछे की तरफ हो, यहां कोई पॉइंट y, समझ गए, कोई पॉइंट यहां y है तब भी। क्यों, अब क्या होगा, अब R ऐसे बनेगा, R इधर I इधर, R ऐसे I ऐसे, अब एंगल हो गया 180, साइन 180 भी तो जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। इट मींस जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, कलर डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, जो ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है IDL, वो Mn जो है, इसकी लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स पर साइन का आंसर जीरो होता है। ये है एंगल डिपेंडेंस। यहां तो इस लाइन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, यहां ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि एंगल डिपेंडेंस मैग्नेटिक फील्ड में पाई जाती है, इसलिए जो करंट एलिमेंट है उसकी लाइन पर उसी करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो तुम इससे बहुत दूर चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। सपोज ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, इससे बहुत दूर इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, नीचे की तरफ चले जाओ, ऊपर की तरफ चले जाओ, वेरी फार अवे निकल जाओगे हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा वेरी फार अवे पॉइंट्स पर। और एक इसके अलोंग लाइन जो होगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इससे जीरो आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये बताया, ठीक। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रहा हूं आपको, यहां कर देता हूं, इसको कॉपी कर लेना मेरे दफ्तर में से, पहले वीडियो पोस्ट करो कॉपी कर लो सारे को। और अब सुनो एक और पॉइंट, यहां होता है एप्सिलॉन नॉट और यहां होता है म्यू नॉट, फॉर्मूला मैंने रख कर दिया म्यू नॉट, इस फॉर्मूले में म्यू नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया, 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, 4 पाई से मल्टीप्लाई करने वाले को तो इसके साथ लिख लिया और डिवाइड करने वाले को इसके साथ लिख लिया। इसकी वैल्यू 1/4 नॉट की वैल्यू याद थी, तो 4 नॉट की वैल्यू लिख सकते हो 1/9 into 10 to the power 9, और इसकी वैल्यू तो अभी याद कराइए 10 to the power -7, ठीक है। चलो पावर ऊपर ले जाते हैं, ये पावर नीचे ले जाते हैं, 9 और 7 16, 1/9 into 10 to the power 16, इसका स्क्वायर रूट करना जरा, 9 का तो होता है 3, 16 पावर का होता है 8, ये लग गया स्क्वायर। किसका आंसर है ये, क्या है, ये है C की वैल्यू। तो इट मींस एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करो तो 1/c² आता है। देखो कैसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। या इस रिजल्ट को आप और क्या लिख सकते हो, इस रिजल्ट को ये लिख सकते हो, c = 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट, इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं। सो म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट, दे आर इंटररिलेटेड विद दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस we have completed the class today। आज की क्लास में हमने सिर्फ पाई और सेवंट लॉ सीखा है, लेकिन इस लॉ में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपने सीखे, डायरेक्शन के बारे में भी चीजें सीखी, ठीक है। इस लॉ की सिमिलरिटीज भी देख लिए, डिफरेंसेस भी देख लिए कूलम्ब्स लॉ के साथ। काफी सारे पॉइंट्स इसमें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये लॉ आगे इस चैप्टर में काफी जगह पर लगना है। इस लॉ के ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक भी डिपेंड करता है, जिसको आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज यही रोकते हैं अपनी क्लास को, एंड आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स इस क्लास की समझ में आई होगी, ठीक है। सो बेटा, विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।